जनजी के लिए नया पॉलिटिशियन चाहिए, उससे काम चल जाएगा? उनको पावर में, व्हेन आई से पावर, गवर्नेंस में सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए कि देयर इज नो कनेक्ट between the leadership of parties and the youth. We are the youngest country of the world, but we don't have a single young leader. कास्ट पॉलिटिक्स चलेगा क्या जनजी में? कुछ लोग जरूर उसमें बिलीव करते हैं, बट हुआ ये है कि अभी तक हो रहा था कि युवाओं का जो रोष है ये, वो चुनावी रिजल्ट पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था। ठीक है, या तो ऐसा क्यों था? जनजी आज का युवा वोटर सिर्फ वोट नहीं डालता, वो ट्रेंड बनाता है, तैयार करता है, नैरेटिव बदलता है, नेताओं से सवाल भी पूछता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल पढ़ी लिखी पीढ़ी यानी जनजी अब भारतीय राजनीति की दिशा बदलने जा रही है? क्या भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां चुनावी नतीजे सिर्फ रैलियों और पोस्टरों से तय नहीं होंगे, बल्कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एल्गोरिदम से भी प्रभावित होने लगे हैं? क्या जंतर मंतर जैसे आंदोलन इस पीढ़ी का राजनीतिक टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं? और सबसे अहम बात, क्या ये बदलाव सिर्फ स्क्रीन तक सीमित है या वोटिंग बूथ तक भी पहुंचेगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक, सिफोलॉजिस्ट और अमिताभ तिवारी, जो पिछले कई सालों से भारतीय चुनावों, मतदाताओं का व्यवहार और बदलते राजनीतिक रुझानों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। आइए समझते हैं भारत का नया वोटर क्या सोच रहा है, राजनीतिक दल उससे क्या सीख ले सकते हैं और आने वाले चुनावों की तस्वीर आखिर कैसे बनने वाली है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं टॉक इट आउट। अमिताभ, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, नमस्ते। जंतर मंतर पर जो हुआ, एक नैरेटिव का निर्माण, एक पैटर्न, बिहेवियर, हैबिट्स, उसमें एक कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन है, एक रूपता है। आप एक सिफोलॉजिस्ट के तौर पे मतदाताओं के रुझानों को पहचानने में, पैटर्न को पहचानने में, इसको किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है, और ख़ास करके जो नीट पेपर मामले के ऊपर ये प्रोटेस्ट है जी, लेकिन इस प्रोटेस्ट का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो नेसेसरीली नीट पेपर लीक नहीं है। अगर आज हम पूरे भारत में, चाहे आप लोकसभा इलेक्शन या किसी भी राज्य में अगर आप एक सर्वे करते हैं हम लोग, तो सबसे ज़्यादा डिसकंटेंट युवाओं में है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो रीजनल पार्टी की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज भारत में किसी भी राज्य में कर लें और नेशनल लेवल पे बेरोजगारी है। यानी बेरोजगारी क्रक्स है इस पूरे मामले का, पूरे प्रोटेस्ट का। नई बात है? नई बात नहीं है, लेकिन इस कैसे फिल्टर हो रहा है और क्यों आज जेनजी सड़कों पे है और क्यों गवर्नमेंट को, जो ये सरकार कहा करती थी कि हम किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता इस सरकार में, क्यों होना पड़ा, उसका भी एक कारण। तो बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, आप तो फाइनेंस इकोनॉमी बहुत अच्छा समझते हैं, 2 साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में नेट एडिशन 0 है, यानी नौकरियां हुई नहीं। ले ऑफ्स हो रही हैं, मीडिया में ले ऑफ्स है, आईटी में ले ऑफ्स है, सरकारी जॉब्स है नहीं जी, बहुत सारे जॉब्स वेकेंट हैं। और जब परीक्षा हो रहा है तो अक्रॉस स्टेट्स पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो ये सब डिसकंटेंट, फ्रस्ट्रेशन को पैदा करता है। इसके साथ एक थ्रेट ऑफ एआई है। आज जो बच्चा कोई भी करियर एग्जाम दे रहा है, कोई भी करियर परस्यू करना चाह रहा है, उसे ये नहीं पता कि 3 साल 5 साल बाद ये करियर रहेगा कि नहीं फोकस पे, या इसमें जॉब्स रहेंगे कि नहीं। तो डिसकंटेंट, एंजाइटी, नर्वसनेस, ये 3-4 चीजें। फिर रिप्रेजेंटेशन से लिंक्ड है ये मामला। आज का युवा, भारत में आज जब युवा की बात हम कर रहे हैं, तो युवा अगर जेनजी की बात करें तो फिर तो 25 साल ही है। ठीक है, हम युवा मान लेते हैं 40 साल से भी कम, 18 से 40 वर्ग को अगर हम युवा माने, तो टेक्निकली 40 भी युवा नहीं है, बट अगर मान लेते हैं तो आज भारत में
युवा लीडर कौन है ही नहीं, राहुल किसी भी गांधी? पार्टी में नहीं है, 55 साल के हैं। ठीक है, जी। 40 साल से कम के सिर्फ 10% एमपीज हैं भारत में। 1952 और 1957 के इलेक्शन में 33% ऑफ द एमपीज वर लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज। उस समय आबादी भी 18 से 40 की लगभग 33% हुआ करती थी। आज आबादी 40% से ऊपर है, 18 से 40 कैटेगरी की आबादी बढ़ रही है और रिप्रेजेंटेशन 33 से 10 हो गया। पूरे कैबिनेट की आज एवरेज एज क्या है? 57, 58। ठीक है, 40 साल से कम का मंत्री कितने हैं? एक, टीडीपी के सिविल एविएशन मिनिस्टर। कांग्रेस पार्टी का येरन नायडू हाँ, का बेटा जी। कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की एवरेज एज क्या है? 68। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की एवरेज एज क्या है? समथिंग सिमिलर। वो भी नितिन नवीन के आने से थोड़ा कम हो गया है, करेक्ट, क्योंकि उन्होंने जेपी नड्डा जी को रिप्लेस किया है। तो द वॉइस ऑफ द यूथ इज अनहर्ड इन द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम, और वो गुस्सा जा करके निकला है। और अभी तक क्यों पॉलिटिकल पार्टी जिसको इग्नोर कर रही थी? क्योंकि हम और आप भी चर्चा करते थे, जैसा आपने अभी भी कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई नई बात नहीं है। आप 52 से लेके अभी तक के सर्वेस करें तो अनएम्प्लॉयमेंट ही नंबर 1 इशू आएगा। हुआ ये है कि अभी तक हो रहा था कि युवाओं का जो रोष है ये, वो चुनावी रिजल्ट पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था। ठीक है, या तो ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि किसी ने उसको भुनाया नहीं, पहले मुद्दा। दूसरी बात है, युवाओं का एसोसिएशन किसी के साथ रहा नहीं। तीसरा, युवा हो सकता है कि कुछ युवा जो सिर्फ मुद्दों पे वोट नहीं कर रहे हैं, वो रिलीजियस लाइंस पे भी वोट कर रहे हैं, कास्ट लाइंस पे भी वोट करते थे। लेकिन तमिलनाडु का इलेक्शन जो है उसने ये साबित कर दिया कि युवा जो है वो सरकार बना सकता है और बिगाड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि युवा उसने दूसरे वोटिंग ब्लॉक्स को भी इन्फ्लुएंस किया, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स जो उनके एज ग्रुप से ज्यादा भूमिका है। यस, विजय को लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो अब यहाँ पे एक और चीज एस्टैब्लिश हो गई कि युवा जो है, जो अभी तक जिसका रोष या डिसकंटेंट चुनाव के रिजल्ट पे नहीं पड़ रहा था, वो पड़ सकता है। स्ट्रक्चर्ड हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो गया। और जैसा आपने डिजिटल मीडिया की बात करी, ऐसी पार्टी भी जीत सकती है जिसका कोई संगठन नहीं है। ऐसा लीडर भी जीत सकता है जिसने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया हो। क्यों? क्योंकि मैं तमिलनाडु का इलेक्शन अगर आप देखेंगे, अगर आप वैसे भी इलेक्शन देखें, 2014 इज द फर्स्ट ट्विटर फेसबुक इलेक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, उस समय राहुल गांधी ट्विटर शायद फेसबुक पे थे भी नहीं, ट्विटर पे भी नहीं थे शायद। आई थिंक 2015 में हुआ है। 2019 इज द फर्स्ट व्हाट्सएप इलेक्शन। 2024 इज द फर्स्ट यूट्यूब इलेक्शन ऑफ इंडिया। क्योंकि संविधान खतरे में है। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका संगठन है ही नहीं, वो कैसे घर घर तक पहुंच गया? यूट्यूब के माध्यम से। एंड तमिलनाडु 2026 इलेक्शन इज द फर्स्ट इंस्टाग्राम इलेक्शन ऑफ इंडिया। तो ये सारा परिवेश है तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। अगला जो सेट ऑफ इलेक्शन आ रहा है अभी, हालांकि ये भूल जाऊंगा इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। अगला जो भी सेट ऑफ असेंबली इलेक्शंस होंगे, वो किसके भरोसे लड़े जाएंगे? वो इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब होगा? इंस्टाग्राम उसमें एक बड़ा मीडियम, इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब नाउ एक बड़ा रोल प्ले करेगा कैंपेन डिसेमिनेशन में, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में और वोटर को इकट्ठा करने में, वो करने में। अच्छा अमिताभ, एक अभी जो ये नेचुरल आग लगी हुई है अभी युवाओं के दिल में, जिसमें आपने एंग्जाइटी, नर्वसनेस और डिसअपॉइंटमेंट, जिन बातों का जिक्र किया, इसको ये मतलब सीजेपी ने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया, उसको फीड किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको स्ट्रक्चर किया। यस, प्लेटफॉर्म दिया। कितना खतरनाक है ये पूरे परिवेश के लिए, खासकर जो बाकी, क्योंकि आज की तारीख में अगर बीजेपी पे अटैक कर रही हैं तो बाकी कल को आने वाले समय में दूसरों के लिए भी वो एक नया अटैक करेंगे। फर्ज करिए जैसे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जांपल भी आप दे रहे थे, कर्नाटका में कौन है भाई? कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी पंजाब में, तो उसका डैमेज सारी पार्टियों को झेलना होगा। कैसे इसको समअप करते हैं आप? इसमें क्या है कि 2-3 बातें हैं। पहली बात है कि जैसा आपने कहा कि जिस पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि उसका फेलियर है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लैक ऑफ जॉब्स और पेपर लीक्स हर जगह हो रहे हैं, तो डिसकंटेंट जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है। क्योंकि ये जो मामला है ये सिर्फ बीजेपी की नाकामी या बीजेपी के ऊपर गुस्सा नहीं है, ये विपक्ष के ऊपर भी गुस्सा है कहीं ना कहीं, कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के युवाओं के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, आज तक
अगर 12 साल से सरकार है, आप तो यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं, 12 साल में क्या विपक्ष जैसे कांग्रेस पार्टी या कोई भी और पार्टी, क्या वो 20-25 हज़ार लोगों को किसी भी मुद्दे पे जुटा पाई पिछले 12 सालों में? कोशिश नहीं किया होगा शायद। कोशिश किया या नहीं किया, लेकिन जुटा तो नहीं पाई। कोशिश किया या नहीं किया, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट क्या विपक्ष, कांग्रेस पार्टी जिसका इतना बड़ा संगठन है कंपेयर टू अ सीजेपी, क्या उसने किसी भी मुद्दे पे आज पिछले 12 सालों में 25,000 लोगों को दिल्ली में इकट्ठा किया या ऐसा माहौल बनाने में कामयाब हुई? उसका जवाब है नहीं। मुझे तो नहीं लगता किसी भी फार्म प्रोटेस्ट इज अगेन अ पब्लिक प्रोटेस्ट, करेक्ट। वो हाँ, पर ये भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था, ये भी ऑर्गेनाइज नहीं था, ये भी स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस था, लगा शायद, स्पॉन्टेनियस था। तो अगर आज एक प्लेटफॉर्म, जैसा आपने कहा, ये तो पार्टी भी नहीं है, प्लेटफॉर्म है, हैंडल है ना, इंस्टाग्राम हैंडल है, ट्विटर एक्स हैंडल है, ये वो अगर स्पॉन्टेनियसली 20-25 हज़ार लोगों को इकट्ठा कर पा रही है, इग्नाइट कर सकता है, तो विपक्ष, क्योंकि ये मुद्दा बेरोजगारी है, कोई नया तो नहीं है, पेपर लीक का मुद्दा बाकी पार्टियां भी उठा रही थी, लेकिन वो लोग इस वोट बैंक को या जेंजी को इकट्ठा नहीं कर पाए किसी भी प्लेटफॉर्म पे। क्यों? इसका भी कारण जाता है उसी बात से कि देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन द लीडरशिप ऑफ पार्टीज एंड द यूथ। राहुल गांधी इज अ युवा लीडर, बट ही इज 55-56। 55-56 में लोग रिटायर हो रहे हैं 58 में। हमको आपको रिटायर कर दिया जाता है सरकारी जॉब में 58 में, है ना? मैं भी ऑलरेडी रिटायर्ड हूँ, ठीक है, बट 58 में रिटायर कर दिया जाता है 60 साल में भाई। तो कनेक्शन कहाँ है? और अभिजीत दिप्के के साथ क्यों हुआ या सीजेपी के साथ क्यों? क्योंकि वो युवा है। लोगों को लगता है कि वो युवाओं की बात समझते हैं। यहाँ तो कोई व्यक्ति ही नहीं है जिससे, पूरे पॉलिटिकल क्लास में, जिससे युवा अपनी बात कर सके। अमिताभ, आपने ये सर्वे तब किया सीजेपी जब आया था दिप्के यहाँ पे, हाँ। तो ये तब आपने सर्वे किया जब इसके बारे में कोई बात भी करने को राजी नहीं था। Correct. जब कोई इसको सिग्निफिकेंट फोर्स भी नहीं मानता था, जब कोई ये भी नहीं मानता था कि इसकी रैली में, ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग भी आ जाएंगे, 100-200 लोग तो अभी 20-25 दिन पहले भी दिख रहे थे। क्या सोचा था आपने कि मतलब ये क्यों आपके दिमाग में आया कि इस पे सर्वे करते हैं? हाउ सिग्निफिकेंट इट वाज जब आपने ट्राई किया कि और आपने कैसे भांप लिया था कि ये एक फोर्स हो सकता है? देखिए क्या है कि वोट वाइब में हम लोग चुनावों के अलावा जब हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में कोई भी सर्वे रिलीज करते हैं, तो जो भी हॉट टॉपिक ऑफ द वीक या हॉट टॉपिक ऑफ द बाई वीकली, उस टॉपिक को उठा करके हम लोगों से सवाल पूछते हैं। तो इलेक्शन सीजन खत्म हो चुका था, हमने एक सर्वे किया था, पीएम किफ़ायत, उन्होंने एक स्पीच दिया था उसके ऊपर, और उसके बाद डिस्कशन में सीजेपी काफ़ी ज़्यादा था जब उनके 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करने लगे। शायद बीजेपी से भी ज़्यादा फॉलोअर हो गए थे इंस्टाग्राम पे एक टाइम पे शायद। तो उस टाइम पे सीजेपी फोकस में था और युवाओं का डिसकंटेंट रोज़ जो है हमको वो ट्रैकर्स में दिख ही रहा था। तो हमें लगा कि शायद ये एक जो मुद्दा है, यहाँ तक पहुँचेंगे ऐसा लगा था आपको? नहीं लगा था ऐसा। लेकिन अगर आप सर्वे, क्योंकि वो हमारा पर्सनल ओपिनियन है, बट अगर आप सर्वे के फाइंडिंग्स देखें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें काफ़ी सपोर्ट था सीजेपी को उस टाइम भी, जबकि उनका आई थिंक फर्स्ट रैली जो भी थी जून 6 की, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फिर भी युवाओं में उसका उस वक्त भी सपोर्ट बेस था, एक कनेक्शन था युवाओं का उनके साथ, आप कह सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ। एक काल्पनिक पार्टी जो अमेरिका में रहता है, उसका करता धरता कोई वो नहीं दिख रहा, कोई लकीर नहीं दिख रही है, कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, कोई स्केलेटन नहीं दिख रहा है, उसके साथ युवा कनेक्ट कर रहे हैं। ये क्या, किस बात को इंगित करता है, क्या डिनोट करता है ये इस बात को डिनोट करता है कि भारत जो है, इंडिया इज रूल्ड बाय ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंड मदर्स। वी आर द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट वी डोंट हैव अ सिंगल यंग लीडर। व्हेन आई से यंग मतलब 18 से 35 भी पकड़ूंगा मैं तो 40 भी कह रहा हूँ, यंग नहीं होता है सर, ठीक है। 35 इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि 35 साल पे आप सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो 35 पकड़ते हैं। युवाओं की जो आवाज़ है वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में सुनाई नहीं देती। युवाओं के जो मुद्दे हैं, अगर मान लेते हैं 60 साल कैबिनेट का एज है या 68-70 लीडर्स का एज है, 65 लीडर्स का एज है, तो कनेक्शन कहाँ है यूथ के साथ? अगर विपक्ष भी है तो विपक्ष ने क्या बेरोजगारी को इतनी मजबूती से उठाया है जितना उठाना चाहिए था? इसका कारण क्या है? ये भी कारण हो सकता है, डिस्कनेक्ट है। दूसरा कि शायद क्योंकि आप उस एज ग्रुप में नहीं हैं, उनका संवाद, उनका फीडबैक आप तक पहुंच नहीं रहा। एक बात और हुई है भारत में पिछले
12 सालों में या कुछ सालों में कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं आजकल। ठीक है, तो जो पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाज द फीडर सिस्टम ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज, अरुण जेटली, हाँ, अजय माकन, रविशंकर प्रसाद, पहले तो लालू यादव, सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए। तो जो यंग पॉलिटिशियंस जो सिस्टम फीड करता था पॉलिटिकल पार्टीज में, वो भी ध्वस्त हो गया है ना। तो एक डिस्कनेक्ट है युवाओं का, इसीलिए उसके साथ जो है वो लोग, मुझे लगता है जुड़े। अमिताभ, जैसे हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर जो 2026 में है, 2026 और इसके बाद ये कैसे डिफरेंट है 2014 से और 2019 से, और बी फंडामेंटली जेन-ज़ी जैसे सोचता है, फंडामेंटली उसमें क्या बदलाव आपको दिखते हैं? देखिए, अभी जेन-ज़ी की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इवन लेट्स से 2014 में सोशल मीडिया शुरू हो रहा था भारत में एक तरह से। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा, उस टाइम शायद 20 या 25 करोड़ इंटरनेट यूजर्स होंगे, या उससे कम भी हो सकते हैं। और आज 100 करोड़ से ऊपर इंटरनेट यूजर्स हैं, है ना। आज बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन, डिजिटल पेनिट्रेशन, पर कैपिटा कंजम्पशन इज 1 GB पर डे। 1 GB में पता है आपको, आप 1 GB में 150 से 250 रील्स देख सकते हैं। और लोग देख रहे हैं, हमारे आपके जैसे लोग भी 50 रील से ऊपर देख रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, बहुत वक्त बर्बाद होता है कई बार। ठीक है, तो अवेयरनेस ज्यादा है। द यूथ इज कंज्यूमिंग एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, इट इज ऑर्डरिंग ऑनलाइन stuff, it is ordering food, everything is there on social media। वो एक दुनिया अलग है, एक डिस्कनेक्ट है। 2014 में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पेनिट्रेशन नहीं था, है ना, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस शायद लोगों की नहीं थी। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। और फर्स्ट टाइम वोटर्स या 18 से 24 कैटेगरी जो है, अभी तक तो अगर आप बीजेपी का वोट शेयर 37% था पिछली बार, तो लगभग इतने ही लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया होगा। क्या ऐसा मान सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान साहब के इस्तीफे के बाद वो डिसकंटेंट, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो एंग्जाइटी, वो नर्वसनेस वो ख़त्म हो गया और वो आज की तारीख में बिल्कुल अलाइनमेंट है उनका सरकार के साथ? नहीं, क्योंकि नीट पेपर मामला इज नॉट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। हमें दिख रहा है नीट पेपर मामला इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज बेरोजगारी, द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज ले ऑफ्स, थ्रेट ऑफ एआई, एंजाइटी, नर्वसनेस, उससे तो नहीं सॉल्व होगा। तो अब ये है कि सरकार इन मुद्दों को कैसे टच करती है, कैसे एग्जामिनेशन के पेपर लीक को रोकती है, दुरुस्त करती, और बेरोजगारी के ऊपर क्या स्टेप्स लेती है। नहीं, उनको तो लग रहा है कि साहब नंदन नीलेकनी को बना दिया तो प्रॉब्लम रिजॉल्व। मुझे नहीं लगता है उससे होगा। लेकिन एक बात उसमें, दूसरी बात ये भी है, न्यूट्रलाइज थोड़ा तो होगा, क्योंकि सीजेपी इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर आप डिसकंटेंटेड हैं, रोष है आप में, आप नर्वस हैं, एंक्शस हैं, आप जब वोट डालने डालें तो सीजेपी तो है नहीं बैलेट पेपर पे या ईवीएम मशीन पे उसका सिंबल, तो आप किसको वोट करेंगे? नहीं, पर अमिताभ साहब जो एक इंटरव्यू में सौरभ ने परसों किसी चैनल को कहा कि साहब नेवर से नो इन पॉलिटिक्स, जब उससे पूछा गया कि क्या पॉलिटिक्स में आप एंट्री लेंगे, उसने कहा कि नेवर से नो टू इन पॉलिटिक्स। तो ये तो संकेत उसने दे ही दिया है कि आगे चल के संभावनाएं खुली पड़ी हैं। करेक्ट, क्योंकि उनको भी ये दिख रहा है ना कि ये जो एक सपोर्ट बेस उन्होंने इकट्ठा किया है। जैसे हमने एक सवाल पूछा है इसमें कि यूथ फोकस्ड पार्टी का स्कोप है क्या भारत में, तो 27-28% ने उस वक्त कहा था कि हाँ है। सीजेपी को पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए या नहीं, उसमें भी मुझे लगता है लगभग 37% लोगों ने कहा था हाँ बनाना चाहिए। और अगर सीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो क्या उसको आप वोट करेंगे, उसमें भी 37-38% लोगों ने कहा था हाँ। ऑफ कोर्स सपोर्ट बेस उनका सबसे ज़्यादा 18 to 24 है। जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता है सपोर्ट बेस गिरता है, और सपोर्ट बेस जो है वो SC ST और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ज़्यादा है। जो 2024 अगर हम उठा लें तो 2024 में बीजेपी के जो या एंटी बीजेपी लेट से जो सपोर्ट बेस है वो लार्जली कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट SC एंड मुस्लिम्स है। ठीक है, तो नेवर से नो सही बात है, क्योंकि उनको एक कैचमेंट एरिया दिख रहा है, एक पार्टी का स्कोप है। अगर वो पार्टी बनाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ समर्थन मिल सकता है। अच्छा, थोड़ा और इसी को घुमा के पूछता हूँ अमिताभ की, जो जेन-ज़ी है वो लेस आइडियोलॉजिकल है, मोर इशू ड्रिवन है, या आपको लगता है कि ये सिंपली ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से एसोसिएट करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? लेस आइडियोलॉजिकल है,
दूसरी बात ये है कि वो उस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स या उस पॉलिटिशियन के साथ आइडेंटिफाई करेंगे या कर सकते हैं जो उनकी लैंग्वेज में बात करता हो, एक, क्योंकि हम और आप भी आज स्लैंग्स जो यूज़ करते हैं जेंजी वो समझ नहीं पाएंगे, करेक्ट, और उनके मुद्दों और उनकी बातों को उठाए। आज की डेट में पूरे इकोसिस्टम में, अगेन फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग, जी, उनकी बात कोई नहीं उठा रहा, तो जो उनकी बात उठाएगा वो उनके साथ जाएंगे। अभी तक उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि विपक्ष भी उनकी बात नहीं उठा रहा था। विपक्ष भी राफेल, 56 इंच का सीना और अलग अलग बातों को उठा रहा और वो है, इससे correct? और इससे वो एसोसिएट नहीं इससे करते कुछ हैं। फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। 56 इंच से वो एसोसिएट नहीं करते। अच्छा, जो डिफाइनिंग पॉलिटिकल मोमेंट होता है अमिताभ जी, जैसे कहते हैं ना हर जनरेशन का एक, क्या जंतर मंतर मूवमेंट या जंतर मंतर मोमेंट आप ये कह लीजिए, ये जो अभी का यूथ है उसके लिए बड़ा वाटरशेड मोमेंट है, वाटरशेड इवेंट बन जाएगा, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके लगता है कि नहीं, ये एक मिनिमम हमने हासिल कर लिया, और जब आगे कुछ मतलब लड़ाई होगी या कोई और किसी किस्म का अगर सरकार से टकराव होगा, तो यहाँ ये हमारा मिनिमम लेवल है जहाँ से शुरुआत करेंगे। एक उन्होंने बेंचमार्क तैयार कर दिया। यस, आई थिंक ये आपके, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, जेपी आंदोलन जो इंदिरा हटाओ या इंदिरा गांधी के खिलाफ जो जेपी ने जो एक अलायंस बनाया था, उसका भी जेनेसिस जो था आंदोलन का, आई थिंक उसको गुजरात नवनिर्माण आंदोलन कहते थे। हाँ, शुरू तो वहीं से हुआ था। हाँ, दैट इज 1972-73 की बात है, हाँ, जब एक हॉस्टल में जी जी, मेस का राइट रेम्यूनरेशन, हाँ, फीस बढ़ाया गया था। तो वो भी एक युवा आंदोलन था, और वो फिर स्प्रेड हुआ था बिहार में। आई थिंक सिमिलर कुछ युवाओं का ही मुद्दा था, हाँ, जो कि एक इतना बड़ा मुद्दा पाइलोन होता चला गया, पाइलोन होता चला गया। तो युवाओं, तो एक वाटरशेड मोमेंट जरूर है युवा पॉलिटिक्स को लेकर के। एक बात इसमें जरूर है कि अगर एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम कोर्स करेक्शन करता है, अगर ये मैसेज सही लेता है, वही वाली बात है कि आप मैसेज क्या ले रहे हो, कि भाई यूथ इज लुकिंग फॉर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। अगर आज बीजेपी या कांग्रेस या और दल जो हैं ज्यादा युवाओं को भागीदार बनाते हैं, ज्यादा युवाओं को टिकट्स देते हैं, मंत्री बनाते हैं, संगठन में देते हैं, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिसकंटेंटेड यूथ जो है, जो इन दलों को वोट करता आ रहा है पहले से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑप्शन, या ही वाज वोटिंग ऑन रिलीजियस लाइंस या कास्ट या समथिंग एल्स, वो इनके साथ भी स्टिक करे। तो एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम को भी मैसेज है कि हमारी आवाज़ जो है आपको अपने सिस्टम्स में स्ट्रेंथन करनी है, बुलंद करनी है। और अगर आप वो नहीं करोगे तो कॉकरोच जनता पार्टी जैसा ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आगे जाकर के आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है कि बन जाए, बोला, और उसके साथ उनका एक एसोसिएशन। अच्छा, बीजेपी का एक डोमेन रहा अमिताभ की, जो डिजिटल डोमिनेंस है, वो काफ़ी 2014 के बाद बीजेपी वे अहेड ऑफ अदर पार्टीज, जो लास्ट एक डिकेड में जिसका निर्माण हुआ, सबसे पहला सीरियस चैलेंज उसको जंतर मंतर वाले इस आंदोलन से मिला है, जिसमें सारे जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं उन्होंने एक से एक बढ़ के, जो बीजेपी कर रही है उससे 5 स्टेप आगे जाके उन्होंने मीम बनाई या और भी जो डिजिटल क्रिएशन किया, जो उससे ज़्यादा मैसेज देने में काम रहा। तो पहला सीरियस चैलेंज बीजेपी के जो डिजिटल नैरेटिव जो डिजिटली तैयार करते थे उसको मिला है। ये दूसरा है, मैं कहूँगा। पहला इस 2024 लोकसभा इलेक्शन, 2024 लोकसभा इलेक्शन में वही वाली बात कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका संगठन है ही नहीं, वो इस बात को कि संविधान खतरे में है, अगर 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान में चेंजेस होंगे, इस नैरेटिव को घर घर तक कैसे पहुंचा दिया उसने। और वो भी SC ST रिजर्व सीट्स में नुकसान हो गया सबसे ज्यादा भाजपा को। तो उस समय भी, क्योंकि बीजेपी वाज थिंकिंग कि व्हाट्सएप पे उसकी डोमिनेंस है और 2024 का चुनाव भी व्हाट्सएप पे ही लड़ा जाएगा, जबकि चुनाव लड़ा गया यूट्यूब पर। आज भी अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे राइट विंग इकोसिस्टम की जो वॉइस है, ठीक है, इफ यू डू अ प्रपोर्शन, वो कम है कंपेयर टू लेफ्ट या एंटी राइट, लेट से लेफ्ट और
या लेट्स से बीजेपी एंड एंटी बीजेपी जो वॉइस है यूट्यूब पे, एंटी बीजेपी वॉइस ज़्यादा बुलंद है, ठीक है। तो छोटे छोटे यूट्यूबर्स, अम्बेडकराइट, दलित मूवमेंट्स, उन लोगों ने ये घर घर तक बात पहुंचाई थी, तो कांग्रेस को बेनिफिट उससे हुआ था। उसके बाद भी बीजेपी ने करेक्टिव एक्शंस नहीं लिया। इसका मतलब ये है क्योंकि यूट्यूब हैज़ बिकम अ लार्जली इज अ एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्लेटफॉर्म, ऐसा माना जाता है। अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया को मानते हैं कि भाई वो प्रो बीजेपी है, तो इट इज कंसिडर्ड कि यूट्यूब इज एंटी बीजेपी। अगर आपको ध्यान होगा 2024 में चुनावों से पहले बीजेपी को ये रियलाइज हुआ था, उसने क्रिएटर अवार्ड्स किया था। इसमें इन्फ्लुएंसर्स आए थे। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स आए थे, मैदान में बहुत बड़ी सभा हुई थी। हाँ, लेकिन इट वाज टू लेट, तो यूट्यूब पे प्रेजेंट ही नहीं थी बीजेपी। अब ये जो मूवमेंट हुआ है, अब इसमें भी क्या हुआ है, लैकुना जो डिजिटल मीडिया की हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी का स्ट्रेंथ है। बीजेपी को भी 2014 में फायदा क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रेजेंट थी सोशल मीडिया पे और विपक्ष था ही नहीं, तो एक फ्री फील्ड था। इस मूवमेंट में क्या हुआ कि सीजेपी का पूरा कम्युनिकेशन इंस्टाग्राम पे हो रहा था, या इंस्टाग्राम पे है लार्जली, ठीक है। और आप उसका काउंटर जो है वो ट्विटर पे कर रहे हैं या ट्रेडिशनल मीडिया पे कर रहे हैं, ठीक है। उसका इंस्टाग्राम पे काउंटर नहीं कर रहे हैं। जबकि सोशल मीडिया वॉर में क्या होता है कि जहां पे लड़ाई है वहीं पे काउंटर होगा। अगर आज मोड शुड बी सिमिलर, सो यू वर फाइटिंग अ बैटल ऑन द रॉन्ग पिच, करेक्ट। अगर आप उनको डिस्क्रेडिट करना चाह रहे थे या चैनल्स को अनसेड आपने लड़ाई हो रही है दिल्ली में और आप लड़ाई हापुड़ में गधा भांज रहे, उससे काम नहीं चलेगा। करेक्ट। तो आपको इंस्टाग्राम पे अपनी जो है प्रेजेंस बढ़ानी होगी, और वो मोदी समझ गए। तभी उन्होंने 2 या 3 दिन पहले आकर के वो रील बनाई और इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, और अभी आप देख रहे हैं कि 2-3 रील उनके लगातार इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं। हाँ, लेकिन वो काम करता हुआ दिख नहीं रहा है अगेन, क्योंकि वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, पहली बात। दूसरी बात, आपने मतलब कोई वेल थॉट ऑफ प्लान के तहत आप इंस्टाग्राम पे आपने अपना इसलिए वो कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। और एज अगेन इज डिफरेंट। अगर आप ऑन अ लाइटर नोट, लोकसभा पार्लियामेंट सेशन से पहले अगर आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि भाई 55-56 साल का युवा है क्या, तो 74-75 ईयर्स का व्यक्ति भी युवा नहीं है। आपके कैबिनेट में सिर्फ एक ही युवा मंत्री है, तो आपके पास भी कोई युवा आदमी नहीं है। एक चीज और है इसमें, ये मूवमेंट जो है, हाउ इट इज अ वाटरशेड मूवमेंट इज, इट विल एक टेक्टोनिक शिफ्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी में आपको देखने को मिलेगा। अभी तक 12 साल इज लार्जली अ वन वे कम्युनिकेशन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, है ना, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, बाय ओनली वन पार्टी, ठीक है। वन पार्टी, वन लीडर कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द पब्लिक, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, अग्रेसिव हिंदुत्व लीडर, अग्रेसिव नेशनलिस्ट लीडर, जो वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है। अब जो ये वर्ग है, जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं, जेनजी, या जो हमारी आज एवरेज एज है, उसमें अ लीडर हु लिसन्स will win the hearts of people. So we will have to move from, or rather BJP will have to move from a one way communication to a two way communication. अच्छा अमिताभ, जैसे जो जनजी है, जो हाव भाव से दिखाई देता है, हैबिट से, व्यवहार से, बातों से, कास्ट पॉलिटिक्स चलेगा क्या जनजी में, या नहीं है? वो नहीं है, ये उसमें बिलीव नहीं करता। कुछ लोग जरूर उसमें बिलीव करते हैं, बट हाँ, लार्जली इशू बेस्ड ऐसा लग रहा है नहीं है, उसमें बिलीव नहीं करता है। हाँ, लार्जली इशू बेस्ड जो बात है उसके ऊपर इनका पॉलिटिकल अलाइनमेंट या हो सकता है। रिलीजन चलेगा क्या इस वो वाले? तो इसमें भी नहीं चला। हमने देखा कि कोशिश जरूर की गई थी कुछ लोगों द्वारा कि भाई इसको डिस्क्रेडिट किया जाए कि भाई ज्यादा ये उसमें बिलीव नहीं करता के लोग आ रहे हैं। अभी तो नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। अच्छा, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो आपको लगता है अभी कि सबसे ज़्यादा, अगर मान लीजिए जल्दी से क्विकली एडेप्ट करना हो और इनको लुभाना हो, कौन सबसे ज़्यादा करीब लगता है? कौन सी पार्टी है जो जनजी को अपने साथ लाने में कामयाब रहेगी? अब ये कहना तो मुश्किल है अभी के डेट पे, लेकिन आई थिंक अगर आप कोर्स करेक्शन की बात करें तो बीजेपी ने कोर्स करेक्शन लेना शुरू कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मोदी जी ने खुद इंस्टाग्राम पे अभी आप देखेंगे कि पहले एडवर्सरी है ना, हाँ, तो पहले आना शुरू हो गया है। जी। दूसरी बात कि राहुल गांधी
काफ़ी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं कंपैरेटिवली पहले से, है ना। और मोदी के कंपैरिजन में उनके फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं इंस्टाग्राम पर। तो कांग्रेस पार्टी को भी ये सोचने वाली बात है कि डिस्पाइट बीइंग ऑन द मीडियम, जो जेनजी का मीडियम है, ठीक है, एंड डिस्पाइट हैविंग एन एडवांटेज ओवर बीजेपी और मोदी ऑन दैट मीडियम, वो क्यों नहीं इस सेंटिमेंट को कैप्चर कर पाए या कर पा रहे हैं। तो उसके हिसाब से उनको भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जनजी के लिए नया पॉलिटिशियन चाहिए, उससे काम चल जाएगा? कंप्लीट डिफरेंट नया सेटअप, नया स्ट्रक्चर के साथ उनको पॉलिटिकल कल्चर चाहिए? उनको पावर में, मैंने इसे पावर गवर्नेंस में सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। सत्ता में क्योंकि भाई अगर 18 से 40 साल की आबादी 50% है या 40% से ऊपर है और एमपी 10% और कैबिनेट मिनिस्टर एक 70 से ऊपर मिनिस्टर्स हैं हमारे यहाँ, एक मिनिस्टर 40 साल से कम का है, ठीक है, और हमने एवरेज एज की बात कर ली। आई थिंक अगेन वी आर अ यंग कंट्री रूल्ड बाय ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स। इस चीज को इसमें बदलाव जरूर उनकी अपेक्षा है कि अच्छा, जनजी के बारे में पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? वो उसको हल्के में लेते हैं कि अरे साहब ये तो इनका तो रिटेंशन वैल्यू नहीं है, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। मतलब इस तरह करके आप एक पूरी जनरेशन को रिजेक्ट करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो उसको वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा आपके लिए। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन पार्टियों में क्या है? हाँ, मतलब आपने वो लिस्ट कर ही दिया कि एक है कि भाई कंसिस्टेंसी नहीं है, दूसरा है कि भाई शायद पॉलिटिकली उतने अवेयर नहीं है, तीसरा है कि डिजिटली तो किसी चीज़ के साथ जुड़ सकते हैं लेकिन स्ट्रीट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो वो भी इस बार धूमिल हो गया। पहले ये था ना कि भाई 100 लोग ही जुटे हुए हैं, 500 लोग जुट रहे हैं रोज, जुटेंगे ही नहीं 20-25 हज़ार, और जिस दिन 20-25 हज़ार लोग जुट गए उसी दिन आफ्टरनून में मीटिंग हो गई। इलेक्शन मैनिफेस्टो का कोई अर्थ रह जाएगा क्या? नहीं, इलेक्शन मैनिफेस्टोज का अर्थ है इन पहले कंपैरिजन में तो उसका अर्थ बढ़ा ही है। लोग इलेक्शन मैनिफेस्टोज को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। यूथ स्पेसिफिक बातें भी होती हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में, लेकिन अभी आप देखें तो वही क्विक फिक्स टाइप ऑफ मैनिफेस्टो प्रोमिसेस हैं यूथ के लिए कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की जो चलन है वो हो गया है कि सरकार भी युवाओं को एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है और विपक्ष की पार्टी भी उसको अपने मैनिफेस्टो में मेंशन करती है। बट यूथ इज लुकिंग फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस सो दैट दे कैन हैव मोर जॉब्स एंड दे कैन लीड अ बेटर एंड हैप्पियर लाइफ एंड दे कैन कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। अभी उनका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, उससे वो थोड़े लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, नाराज हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, रिजेक्टेड भी और डिसग्रेंटल्ड। एक लास्ट सवाल अमिताभ की, जो अभी असेंबली इलेक्शन, जो सेट ऑफ असेंबली इलेक्शन हमारे पंजाब है, यूपी है, उत्तराखंड है, 1-2 और राज्यों में है, सबसे ज़्यादा असर जनजी के इस अनरेस्ट का और जनजी की जो ये इस पैटर्न वाली सोच का सबसे ज़्यादा असर आप कहाँ, किस स्टेट में लगता है आपको सबसे ज़्यादा असर होगा, या सब जगह एक ही जैसा होगा? देखिए, आबादी तो लगभग सब जगह एक बराबर ही है। अगर आप 18 से 29 साल के वोट बेस की बात करें तो हर स्टेट में 20 से 22%, 22 से 25% वोटर जो हैं वो इस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ से बात होती है कि ये जो डिसग्रंटल्ड वोटर है, सीजेपी अब क्या एक्शन लेता है उनके पॉलिटिकल प्लान्स को लेकर के। अगर सीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाती है और इन चुनावों में लड़ती है तो कुछ सपोर्ट उनको मिल सकता है। मान लेते हैं कि सीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं एस्टैब्लिश करती, ठीक है, तो ये मान लेना भी कि ये एंटी बीजेपी फोर्सेस को या एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज या विपक्ष को इसका बेनिफिट मिलेगा, ये भी अतिशयोक्ति होगी। क्योंकि अब यहाँ से, क्योंकि अब देखिए जेनजी भी देखेगा ना कि भाई हमने एक मैसेज दे दिया, मैसेज नीट पेपर लीक को फिक्स करना नहीं है, इट इज स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जॉब्स पैदा करने हैं, उनकी लाइफ को बेटर करना है, उनकी वॉइस को हर्ट करना। तो अब पक्ष या विपक्ष, अब वो देखेगा कि भाई इन दोनों में से कौन ज़्यादा उनकी बातों को रख रहा है, उनके सॉल्यूशंस बता रहा है और गवर्नेंस या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या पावर में उनको प्रतिनिधित्व दे रहा है, उनसे एक
डायलॉग प्रोसेस शुरू कर रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से वो अपना वोटिंग प्रेफरेंस। अच्छा, सरकार ने जो डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, इनको कहा कि साहब आप ये पाकिस्तानी हैं, बाहर से पैसा आता है, ये कोरिलेट नहीं करते हैं, ये कहीं से इनको मदद मिल रही है, इसमें से पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, इसमें से नीट के लोग नहीं हैं, क्या इन सब बातों का जो चश्मा करने की कोशिश की डिस्पेंसेशन ने, वो इनके लिए ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव रहा और इसकी वजह से बच्चों में ज़्यादा गुस्सा रहा? हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि भाई देखिए, कोई भी जब प्रोटेस्ट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एंटी सोशल एलिमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए साहब, संघर्ष की अमिताभ अपनी जबान होती है। करेक्ट, तो उसमें कर लेते हैं और शायद गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं, कह रहे हैं कि 2000-2500 थे, तो 2000-2500 थे तो दैट इज व्हाट, अगर 25,000 भी मान लें हम तो 10% से कम 10% है। करेक्ट, तो वो तो नेचुरल है, किसी भी प्रोटेस्ट में लोग हाथ, मतलब जो होता है ना, हाथ धोने के लिए घुस जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑफकोर्स जब अगर आपने उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करी या उनको ऐसा लगा कि डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हो रही है, तो एक यूथ का एक रेबेलियस नेचर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बीजेपी क्यों कम्युनिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया, एक तो उनको दिख गया कि भाई ऐसा नहीं है कि यूथ चुनाव प्रभाव नहीं कर सकता, तमिलनाडु में ऑलरेडी कर चुका है, नंबर 1। नंबर 2, मिडिल क्लास वोटर जो है, मिडिल क्लास एडवांटेज या मिडिल क्लास, क्योंकि देखिए दोनों के ही जो आइडियोलॉजिकल वोटर्स हैं लगभग बराबर ही हैं। अगर कांग्रेस को 20% है तो बीजेपी के भी हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोटर 23 से 25% होंगे। जो बेनिफिट मिलता है बीजेपी को, जो एड ऑन है, दैट इज द मिडिल क्लास सपोर्ट, और इससे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास सपोर्ट जो है उनका, वो उस पर क्वेश्चन मार्क हो रहा था, उसका इरोजन हो रहा था, और उनको ये था कहीं ये परमानेंट इरोजन ना हो जाए, क्योंकि ये वोटर जो है ये स्विच करता रहता है। 1999 टू 2004 वाजपेयी के साथ था, 2004 में इसने वाजपेयी के खिलाफ वोट किया था, कांग्रेस के साथ गया सेक्शन, 2014 के बाद ये मिडिल क्लास वापस आ गया, तो जिसके साथ मिडिल क्लास उसकी सरकार बन रही है लिटरली। तो ये थ्रेट भी हुआ कि बच्चों के पेरेंट्स जो अगेन लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के हैं, उनमें भी अगर ये रोष हो जाता है, और बच्चे अगर तमिलनाडु की तरह पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं, जो भी हमने देखा भी कि बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं प्रोटेस्ट में अपने बच्चों का समर्थन देने के लिए या उनका साथ देने के लिए, तो ये इशू बन सकता है। अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कई असेंबली स्टेट में असेंबली के चुनाव होने हैं, अभी आपसे मुलाकात होती रहेगी, बातें भी होती रहेंगी, और साथ ही साथ जेनजी जो एक बहुत ही बड़े चंक के रूप में, बहुत अवेयर चंक के रूप में उभरा है, उसको भी आप भी स्टडी करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे कुछ पक्ष जाने और आपसे कुछ और सवालात आगे होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिरकत करने के लिए हमारे कार्यक्रम। थैंक यू सर, नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.